सभी को मेरा हेलो और गुड इवनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 1 राइटिंग एंड सिटी लाइफ लेक्चर 7। टॉपिक है आपका अ टाउन इन अ पेस्टोरल जोन। अब हम यहाँ समझेंगे कि एक पेस्टोरल जोन में एक ट्रेडिंग टाउन कैसे जन्म लिया, कैसे फ्लोरिश किया। उससे पहले मैं पेस्टोरल जोन का मतलब बता दूं, एक ऐसा रीजन जहां लाइफ स्टॉक फार्मिंग होता हो, मतलब कि पशुपालन होता हो, वहां पर बड़े बड़े ग्रासलैंड भी हो। और अच्छे से आपको समझना है ऐसे जोन्स को, तो यहाँ फिगर में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए, तो ये पूरा चैप्टर जो रिवॉल्व करेगा वो टाउन मारी पे रिवॉल्व करेगा, जो कि फ्लरिश हुआ 2000 BCE के बाद में। ठीक है, उसका जो लोकेशन है वो लोकेटेड है अपस्ट्रीम ऑफ द रिवर यूफ्रेटस, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे। अच्छा, मैं आपको अपस्ट्रीम का मतलब बता दूं कि जैसे आपका ये मान लीजिए माउंटेन्स है, ये मान लीजिए प्लेन्स है, फॉर एग्जाम्पल का बात कर रहा हूं। अब यहां से जैसे निकल के आ रही है, तो ये इधर वाला रीजन आपका अपस्ट्रीम कहलाएगा और इधर वाला रीजन आपका डाउनस्ट्रीम कहलाएगा। इसी को कहते हैं अपस्ट्रीम। ऐसे लिटरल मीनिंग जाएगा तो डिफरेंट हो जाएगा। इसके बाद मैंने दूसरा पिक्चर भी डाला है जिसमें आप समझ सकते हैं कि कैसे वो लोकेटेड था साउदर्न प्लेन पर वो इसका ये मतलब नहीं है कि वो साउदर्न मेसोपोटामिया में था। उस मैप के हिसाब से वो साउदर्न डायरेक्शन में था, इसलिए वहां बुक में कहा गया इट इज ऑन साउदर्न प्लेन। तो यहाँ नॉर्थ का मतलब आप समझ लीजिएगा कि यहाँ साउदर्न प्लेन पे न होकर रिवर यूफ्रेटस के अपस्ट्रीम पे था, ये मतलब नहीं है। रिवर यूफ्रेटस के अपस्ट्रीम पे था और प्लेन पर था, और वो उस मैप के हिसाब से वो साउथ डायरेक्शन में पड़ता था। ठीक है, अब उसका ऑक्यूपेशन समझते हैं। एक तो उसका ऑक्यूपेशन था एग्रीकल्चर, वहां मेनली प्रैक्टिस किया जाता था, और एनिमल रेयरिंग, मतलब कि पशुपालन जिसको हम कह सकते हैं। तो एग्रीकल्चर आपका तो मैंने समझा दिया कि प्लेन है तो एग्रीकल्चर तो वहां बहुत होगा ही। और एनिमल रेयरिंग को समझना है तो एक बार फिर से वो मैप में दिखा रहा हूं जिसमें एरो के में दिया हुआ है कि ब्लू ब्राउन जोन वहां पे है, वो पास्चर लैंड है। वहां से रिवर की तरफ आते थे, तो वो इसीलिए आते थे क्योंकि वहां अच्छा पास्चर भी मिल जाता था और उसी साथ पानी भी मिल जाता था। इसीलिए वहां ग्रेटली बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होता था एनिमल रेयरिंग और एग्रीकल्चर। अब समझा जाए कि मारी का इकोनॉमी कैसा था। तो वहां सबसे पहले सिस्टम था एक्सचेंज सिस्टम। अब आप क्लास 10 का इकोनॉमिक्स रिकॉल करिए, जैसे कि यहाँ मैंने फिगर में भी डाल दिया है बार्टर सिस्टम के बारे में, या फिगर में भी आप देख सकते हैं, जहाँ की आपका दो आदमी होते हैं, उन दोनों के बीच में एक कॉमोडिटी देता है, दूसरा उसको दूसरा कॉमोडिटी देता है। इस तरह से एक्सचेंज सिस्टम चलता है। तो जो एक्सचेंज सिस्टम था, जो बार्टर सिस्टम था, वो बहुत पुराने समय से चलते आ रहा था। जैसे कि आप यहाँ हर्डर्स और फार्मर्स के बीच में देख सकते हैं। हर्डर्स मतलब चरवाहा बोल सकते हैं। तो हर्डर्स जो थे वो फार्मर को अपने एनिमल्स देते थे, जो उनके क्या बोलते हैं, जो भी वो अपने उसके पशु होते होंगे उसको, और फिर उनका लेदर, फिर उनका मीट हो गया उन एनिमल्स का, वो सब फार्मर को। और हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, गोबर भी, जो सूखा गोबर होता है, क्योंकि मैन्योर के लिए यूज होता है ना, क्योंकि अच्छा एक बेटर ग्रोथ ऑफ क्रॉप होगा, क्रॉप का बेटर ग्रोथ होगा इसमें। अब इसके बदले फार्मर भी क्या देते थे, तो खाने के लिए अनाज देते थे, मेटल टूल्स देते थे, जैसे कॉपर हो गया, टिन हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, वगैरह वगैरह। अब जहां रिश्ते बन भी रहे तो वहां बिगड़ने के भी चांसेस है। तो जी हाँ, यहाँ पे भी वही हुआ, कन्फ्लिक्ट हुआ फार्मर्स और हर्डर्स के बीच में, मतलब कि किसानों और चरवाहों के बीच में। तो एक तरफ जो चरवाहे थे वो अपने पास्चर लैंड से रिवर की तरफ पानी पीने के लिए आ जाते थे, अपने जो उसके फ्लॉक होते थे, मतलब जो पशुओं का झुंड होता था उसके साथ रिवर पास आ जाते थे। तो इससे क्या होगा, क्योंकि आप मैप में यहाँ देख सकते हैं कि बीच में ग्रीन जोन बनाया हुआ है, ग्रीन डॉट डॉट है, इसका मतलब है कि वहां पूरा एग्रीकल्चर होता था। तो इसका क्या मतलब है, क्या वहां क्रॉप खराब कर देगा। अब क्रॉप भी खराब कर दिया, साथ ही साथ वो नोमैडिक भी थे। नोमैडिक का तो आप मतलब समझते होंगे, बताने का जरूरत नहीं है। और क्योंकि वो नोमैडिक थे तो वो
जो उनके गोदाम होते थे फार्मर्स के, जहां वो अपना हार्वेस्टेड क्रॉप रखते थे, वो सब सीज कर लेते थे। तो फार्मर्स भी उसका रिवेंज लेते थे कि वो उनको मना कर देते थे रिवर के पास जाने से। ठीक है, तो अब हम अगला सब हेडिंग पढ़ते हैं कि कैसे पेस्ट्रोलिस्ट जो थे वो सेटलर्स बने और अपना स्टैब्लिश किए रूल। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि समर के समय वो लोग एग्रीकल्चर लैंड के तरफ आ जाते हैं जिससे उन्हें पैस्चर मिल पाए। पैस्चर मतलब समझती है ना, मतलब कि घास, ये सब उनके लिए, जो भी पशु के झुंड उनके रहते थे, फ्लॉक रहते थे, उनके लिए। तो वो सिर्फ वही तो नहीं करेंगे, साथ ही साथ वो सोल्जर्स के रूप में भी काम आते थे, लेबरर्स के रूप में भी काम आते थे। तो ओकेजनली वो प्रॉस्पेरस भी बन जाते थे और वहीं पे सेटल हो जाते थे, और उसी में से कुछ गेन कर लेते थे पावर, जो वहां रूल करने लगते थे उस रीजन में। जैसे कि आपको एग्जांपल मिलेगा मारी में, जैसे अकाडियंस हो गए, एमोराइट्स हो गए, अजीरियंस हो गए, अरेमियंस हो गए। तो ये सब जो थे यहाँ पे रूल कर रहे थे। ठीक है, तो ये 4-5 कम्युनिटी टाइम टू टाइम आके रूल की। फिर हम देखते हैं कि किंगडम जो मारी का था वो कैसे एक जगह बना डिफरेंट कल्चर के एग्जिस्टेंस के लिए, कैसे वहां डिफरेंट कल्चर के लोग एक साथ रहते थे, जैसे कि आप हमारे इंडिया को भी देख पा रहे हैं। ठीक है, अब जो इसका आप प्रूफ मांगेंगे तो इसका एग्जाम्पल है कि जो मारी के किंग्स होते थे वो एक समय एमोराइट्स थे। तो एमोराइट्स जो लोग आए थे, पर मेनली वो पेस्टोरल लोग थे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया। उनका ड्रेस दूसरा था, जो वहां के मूल निवासी थे ना, मारी के जो मूल निवासी थे उनसे उनका ड्रेस डिफर था। लेकिन वो अपने दूसरे कल्चर का भी बहुत रिस्पेक्ट किए। वो साथ में वहां के जो गॉड थे, दगन गॉड, उनका भी टेम्पल बनवाए। इससे हमें सीख लेना चाहिए कि एज ए इंडियन हमें दूसरे के कल्चर को तो फॉलो करना ही चाहिए, रिस्पेक्ट देना ही चाहिए, साथ ही साथ हमें अपने कल्चर को भी फॉलो करना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने कल्चर को प्रिजर्व करते हैं, फॉलो करते हैं, तो हम एक सही मायने में देशभक्त हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे भी मैं विश करना चाहूंगा। तो चलिए फिर से वापस टॉपिक पे आ जाए। तो जो मारी के किंग, जो राजा होते थे मारी के, उनको सतर्क रहना पड़ता था जो वहां के चरवाहे के मूवमेंट से, क्योंकि कभी भी आके रेड डाल देते थे। क्योंकि आपको बताया ना कि गोदामों पे रेड डाल दिए, या उन्हीं को ही बंधक बना लेते थे। जो किंग्स होते थे, वहां के जो राजा होते थे, उन्हीं को ही बंधक बना, इससे उनको बहुत सतर्क रहना होता था। ठीक है, अब हम अगला सब हेडिंग पढ़ते, स्ट्रेटेजिक लोकेशन कैसे था मारी का। ठीक है, तो क्योंकि आप मारी जो था एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन था ट्रेड के लिए, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया कि वो अपस्ट्रीम पर था। अब इसके लिए मैंने यहाँ फोटो डाला है जिसमें आप ये देख सकते हैं कि टर्की और ईरान था, और बेबीलोन, ऊर हो गया, सुमेर, ये सब जो साउदर्न सिटीज थे, इनके बीच में ट्रेड होता था। और इसके बीच में आता था मारी। ठीक है, क्योंकि मारी अपस्ट्रीम पे लोकेटेड था और वाटर ट्रांसपोर्ट वहां मेनली ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज होता था। तो वहां रुकना होता था मारी के पास। वहां मारी के पास क्या, मारी में ही रुकना होता था शिप्स को, जो टर्की से यहाँ है या फिर यहाँ से यहाँ है। ठीक है, तो जब वहां रुकेंगी तो वहां के जो ऑफिसर्स होते थे वो इंस्पेक्ट करते थे जो भी कार्गोज बोट आती थी, और उस पर जो भी गुड्स है उसका 1/10 ऑफ द वैल्यू जो है वो उस पर चार्ज करती थी। मतलब एक रूप से टैक्स बोलिए, जैसे मान लीजिए 10,000 टोटल वैल्यू है उसका, तो उसका 1/10 जो है वो चार्ज करती थी। मतलब कि आपका हो गया 1,000 रुपीज वो टैक्स लेती थी। ठीक है, यहां से मारी से आगे बढ़ने के लिए। अब आगे हम बढ़ते हैं। कॉपर और टिन जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट आइटम था ट्रेड के लिए। और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता दूं, क्योंकि कॉपर जो था वो अलासिया नाम के जगह से आता था, जो कि एक आइलैंड था, क्यूप्रस था शायद, हाँ, आइलैंड क्यूप्रस से आता था। और कॉपर टिन इंपॉर्टेंट ट्रेड ऑफ आइटम्स इसलिए भी थे क्योंकि वो ब्रॉन्ज बनाने में काम आते थे। और ब्रॉन्ज उस समय का बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वहां टूल्स को भी बनाने में काम आता था, जो भी मेटल टूल्स हो गए, और वेपन्स को भी बनाने में काम आता था। क्योंकि ब्रॉन्ज एज जो है वो 3300 से लेकर 1200
BCE तक गया है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि ब्रॉन्ज का उस समय ब्रॉन्ज एज के ही समय ना मारी टाउन फ्लोरिश क्योंकि आपको बताया ना कि 2000 BCE के बाद से आपका मारी टाउन फ्लोरिश किया। तो आप समझ सकते होंगे कि उस समय मारी के लिए ब्रॉन्ज का कितना मायने था। तो इसी के साथ हम समझ गए कि कैसे एक पेस्टोरल जोन में ट्रेडिंग टाउन एक स्थापित हुआ, एक जन्मा, जो भी आप कह सकते हैं। तो इसी के साथ हम टॉपिक कंप्लीट करते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा और एक बार फिर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय।